नमस्कार, मैं डॉक्टर कन्हैया लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एसएस मेमोरियल कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी रांची। प्रिय विद्यार्थीगण, आपके स्पेशल डिमांड पर आज मैं आप लोगों को बीए सेमेस्टर 1 का पेपर एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी कोर 1 का चैप्टर 8, जिसका टॉपिक है जस्टिस यानी न्याय, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें न्याय की अवधारणा का और मुख्य रूप से न्याय क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और प्रकार पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जाएगा। आप इसे ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। न्याय की अवधारणा के बारे में कौटिल्य ने कहा है कि न्याय राज्य का प्राण होता है। जो राज्य अपनी प्रजा के लिए निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था नहीं करता, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार एक अन्य विद्वान जो सालमंड है, कहते हैं, न्याय कानून का अंतिम पथ प्रदर्शक है और कानून वह बुनियादी तकनीक है जिसके द्वारा न्याय की प्राप्ति हो सकती है। न्याय समाज दर्शन की एक ऐसी बुनियादी धारणा है जिस पर सामाजिक चिंतन के प्रारंभ से ही विचार होता रहा है। इतिहास में न्याय की अनेक प्रकार से व्याख्याएं हुई हैं। कभी उसे जैसी करनी वैसी भरनी का पर्याय माना जाता रहा है, तो कभी ईश्वर की इच्छा और पूर्व जन्म के कर्मों का फल। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जिस न्याय का वर्णन मिलता है उसे धर्म का पर्यायवाची माना गया है। मनु, बृहस्पति आदि विद्वानों की वे रचनाएं जो विवाह, पुनर्विवाह, संपत्ति के बंटवारे और फौजदारी विवादों से संबंध रखती हैं, ये सभी धर्मशास्त्रों की श्रेणी में आती हैं। प्रसिद्ध यूनानी विचारक प्लेटो और अरस्तु आदि ने भी न्याय का विस्तृत वर्णन किया है। न्याय की धारणा उचित व तर्कशील भावना पर आधारित है। जो कुछ व्यक्ति की आत्मा को अच्छा लगता है वह न्यायपूर्ण है, और जो कुछ उसे अच्छा नहीं लगता उसकी दृष्टि से वह अन्यायपूर्ण है। न्याय की धारणा व्यक्ति के साथ व्यक्तिपरक और समाज के साथ सामाजिक रूप से संबंधित है। आधुनिक समय में न्याय का अर्थ सामाजिक जीवन की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के आचरण का समाज के व्यापक कल्याण के साथ समन्वय स्थापित किया गया हो। स्वभाव से प्रत्येक मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आचरण करता है, पर उसका आचरण न्यायपूर्ण तभी समझा जा सकता है जबकि उसका आचरण समाज को भी कल्याण के मार्ग पर आगे ले जाने वाला हो। अर्थात न्याय का अर्थ समाज के व्यापक कल्याण की सिद्धि है। न्याय को अंग्रेजी भाषा में जस्टिस कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा के जस्टिस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द जस यानी JUS से हुई है। लैटिन भाषा में जस शब्द का अर्थ है बंधन या बांधना। उत्पत्ति की दृष्टि से न्याय का अर्थ एक ऐसी भावना से लिया जाता है जो समाज में रहने वाले व्यक्तियों को एक व्यवस्था में बांधती है। इस प्रकार न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसमें उचित व्यवस्था हो, व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में सामंजस्य हो, जिसमें व्यक्ति अपने अपने अधिकारों व कर्तव्यों का पालन करते हो। D.D. राफेल के अनुसार न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकार की भी रक्षा होती है और समाज की मर्यादा भी बनी रहती है। इसी प्रकार सेवाइन ने कहा है कि न्याय एक ऐसा बंधन है जो व्यक्तियों को सामंजस्यपूर्ण समाज के रूप में एकत्रित करता है। ऐसे समाज में हर व्यक्ति अपनी क्षमता और प्रशिक्षण के अनुसार अपना जीवन कार्य पूरा करता है। इस प्रकार न्याय की विभिन्न परिभाषाओं से स्पष्ट है कि न्याय उचित, तर्कसंगत, निष्पक्ष, नैतिकता एवं समानता पर आधारित होता है। अर्थात न्याय का संबंध
मानवीय कल्याण और उसके उचित हितों की रक्षा से है। ऐसा तभी संभव है यदि समाज में रहने वाला हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन करे। प्रसिद्ध यूनानी विचारक प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में न्याय की विस्तृत व्याख्या की है। उनका कथन है कि हर व्यक्ति को कुछ कर्तव्यों का पालन करना चाहिए तथा इन कर्तव्यों को पूरा करने की भावना ही न्याय है। आगे हम लोग देखेंगे न्याय की विशेषताएं। न्याय की जो विशेषताएं हैं उनमें प्रमुख है नैतिक धारणा है, न्याय परिवर्तनशील धारणा है, यह सत्य पर आधारित है, इसके बहुपक्षीय अवधारणाएं हैं, यह कर्तव्यों का पालन पर आधारित है और इसमें सामंजस्य या समरसता पाई जाती है। अब आगे हम लोग इसका एक एक करके विश्लेषण देखने का प्रयास करते हैं, जिसमें नंबर 1 नैतिक धारणा है। न्याय के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार भले ही रखे हों, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि न्याय मुख्य रूप से एक नैतिक धारणा है। यह धारणा वास्तव में तर्क व औचित्य पर आधारित है। कोई भी तथ्य उचित है या अनुचित इस बात पर निर्भर करता है कि वह समाज के मूल्य उसके पक्ष में हैं या विपक्ष में। व्यक्ति के जो कार्य समाज में स्थापित मूल्यों के अनुसार पूरे किए जाते हैं वह न्याय होगा, और यदि सही कार्य समाज में स्थापित होता है और मूल्यों के अनुसार नहीं होता है तो वह अन्याय कहलाता है। नैतिकता के बिना न्याय की कल्पना संभव नहीं हो सकती है। जिस प्रकार समाज परिवर्तनशील है उसी प्रकार न्याय का संबंध समाज से होने के कारण न्याय की धारणा भी परिवर्तनशील है। समय बीतने के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व अन्य परिस्थितियां भी बदलती हैं। इसके साथ जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है तो लोगों के विचारों, उनकी सोच व दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आता है, और यही परिवर्तन न्याय की धारणा को प्रभावित करके उसको परिवर्तनशील बनाता है। उदाहरण के लिए प्राचीन यूनान में अरस्तु द्वारा दास्ता को उचित बताया गया था, परंतु आधुनिक उदारवादी व कल्याणकारी युग में दास्ता को अमानवीय व अन्यायपूर्ण माना गया है तथा किसी भी पक्ष से इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले छुआछूत का भारतीय समाज में प्रचलन था, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद छुआछूत को कानूनी अपराध माना जाने लगा। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि न्याय की धारणा परिवर्तनशील है। समय और परिस्थितियों के अनुसार न्याय का अर्थ बदलता रहता है, और यह न्याय की विशेषता की दूसरी पॉइंट है। अगला हम लोग तीसरे पॉइंट में चलते हैं, जो है सत्य। प्राचीन यूनानी विचारक प्लेटो ने न्याय की अवधारणा का विस्तृत वर्णन किया है, जिसमें एक पात्र के माध्यम से यह कहा जाता है कि सत्य बोलना और अपने कर्ज चुकाना न्याय है। इसके अतिरिक्त सत्य के बिना न्यायालय में न्याय संभव नहीं है। सत्य का अर्थ घटनाओं का सही वर्णन प्रस्तुत करना है, क्योंकि सत्य न्याय का महत्वपूर्ण तथ्य है। अतः बिना सच्चाई के न्याय करना असंभव है। आधुनिक समय में न्यायालय में न्याय प्राप्त करने के लिए वकील के माध्यम से जो तर्क पेश किए जाते हैं उनके सत्य होने पर विशेष बल दिया जाता है, और इसी के आधार पर इसी को आधार मानकर कहा जाता है कि न्याय सत्य पर आधारित है। अगला हम लोग देखेंगे बहुपक्षीय धारणा। न्याय की धारणा का संबंध समाज से है। समाज का क्षेत्र विस्तृत है तथा सामाजिक जीवन के भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं। सामाजिक प्राणी होने के नाते एक व्यक्ति अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रकार की क्रियाएं पूरी करता है। अतः हम कह सकते हैं कि
सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष होने के कारण न्याय की धारणा भी बहुपक्षीय बन जाती है। उदाहरण के लिए समाज में सामाजिक न्याय, नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, आर्थिक व राजनीतिक न्याय आदि न्याय के भिन्न रूप प्रचलित हैं। आगे हम लोग देखेंगे कर्तव्यों का पालन। प्लेटो ने न्याय की धारणा की विस्तृत व्याख्या की है, जिसमें कहा गया है कि जब एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरा करता है तो वह न्याय कहलाता है। आधुनिक समय में भी न्याय की यह विशेषता प्रचलित है। यदि समाज में रहने वाला कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता तो वह न्याय नहीं बल्कि अन्याय कहलाएगा, और ऐसे समाज में हम न्याय की कल्पना भी नहीं कर सकते। आगे हम लोग देखते हैं सामंजस्य या समरसता, जो न्याय की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। सामंजस्य को न्याय का एक मुख्य लक्षण माना गया है। प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत में इसका वर्णन किया है, जिसमें कहा गया है कि शासक वर्ग स्वयं को निजी स्वार्थ से ऊपर रखे। प्लेटो ने दार्शनिक शासक की कल्पना की है। दार्शनिक राजा का अपना कोई परिवार नहीं होगा, उन्हें तो समूचे समाज को ही अपना परिवार मानना होगा, तभी शासक वर्ग समाज में न्याय कर सकेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि न्याय की ये सभी विशेषताएं न्याय को काफ़ी प्रभावी और महत्वपूर्ण बनाने में सहायक होते हैं। आगे हम लोग अब देखेंगे न्याय की प्रकार। परंपरागत रूप में न्याय की दो ही धारणाएं प्रचलित रही हैं, और वो हैं नैतिक तथा कानूनी। परंतु वर्तमान स्थिति में न्याय ने बहुत अधिक व्यापकता प्राप्त कर ली है, और आज कानूनी या राजनीतिक न्याय की अपेक्षा भी सामाजिक और आर्थिक न्याय अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। न्याय की धारणा के इन विविध रूपों का अध्ययन इस प्रकार किया जा सकता है, जिसमें नंबर 1 है नैतिक न्याय। परंपरागत रूप में न्याय की धारणा को नैतिक रूप में ही अपनाया जाता रहा है। नैतिक न्याय इस धारणा पर आधारित है कि विश्व में कुछ सर्वव्यापक, अपरिवर्तनशील व अंतिम प्राकृतिक नियम हैं, जो कि व्यक्तियों के आपसी संबंध को ठीक प्रकार से संचालित करते हैं। इन प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यतीत करना ही नैतिक न्याय है। जब हमारा आचरण इन नियमों के अनुसार होता है तब वह नैतिक न्याय की अवस्था होती है। जब हमारा आचरण इसके विपरीत होता है तब वह नैतिक न्याय के विरुद्ध होता है। नैतिक न्याय के अंतर्गत जिन बातों को शामिल किया जा सकता है उनमें से कुछ हैं सत्य बोलना, प्राणी मात्र के प्रति दया का बर्ताव करना, प्रतिज्ञा पूरी करना या वचन का पालन करना, उदारता और दान का परिचय देना आदि। नैतिक न्याय और नैतिकता परस्पर संबंधित होते हुए भी इनमें कुछ भेद हैं, और नैतिकता नैतिक न्याय की तुलना में निश्चित रूप से व्यापक है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कानूनी न्याय। राज्य के उद्देश्यों में न्याय को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, और कानूनी भाषा में समस्त कानूनी व्यवस्था को न्याय व्यवस्था कहा जाता है। कानूनी न्याय में वे सभी नियम और कानूनी व्यवहार सम्मिलित हैं जिनका अनुसरण किया जाना चाहिए। इस प्रकार कानूनी न्याय की धारणा दो अर्थों में प्रयोग की जाती है। नंबर 1 है कानूनों का निर्माण, अर्थात सरकार द्वारा बनाए गए कानून न्यायोचित होने चाहिए, और नंबर 2 है कानूनों को लागू करना, अर्थात बनाए गए कानूनों को न्यायोचित ढंग से लागू किया जाना चाहिए। कानूनों को न्यायोचित ढंग से लागू करने का अभिप्राय यह है कि जिन व्यक्तियों ने कानूनों का उल्लंघन किया है उन्हें दंडित करने में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। अगला शीर्षक जो है राजनीतिक न्याय। राज्य व्यवस्था का प्रभाव समाज के सभी व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में पड़ता ही है।
अतः सभी व्यक्तियों को ऐसे अवसर प्राप्त होने चाहिए कि वे राज्य व्यवस्था को लगभग समान रूप से प्रभावित कर सके और राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग ऐसे ढंग से किया जाना चाहिए कि सभी व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो। यही राजनीतिक न्याय है और इसकी प्राप्ति स्वाभाविक रूप से एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ही की जा सकती है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के कुछ अन्य साधन हैं। वयस्क मताधिकार, सभी व्यक्तियों के लिए विचार, भाषण, सम्मेलन और संगठन आदि की नागरिक स्वतंत्रताएं, प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक पद प्राप्त होना आदि। राजनीतिक न्याय की धारणा में यह बात निहित है कि राजनीति में कोई कुलीन वर्ग अथवा विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा। आगे हम लोग देखेंगे सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का अभिप्राय यह है कि नागरिक के बीच में सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद न माना जाए और प्रत्येक व्यक्ति को आत्मविश्वास के पूर्ण अवसर प्राप्त हो। सामाजिक न्याय की धारणा में यह बात निहित है कि अच्छे जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए और इस संदर्भ में समाज की राजनीतिक सत्ता से यह आशा की जाती है कि वह अपने विधायी तथा प्रशासनिक कार्यक्रमों द्वारा एक ऐसे समाज की स्थापना करेगा जो समानता पर आधारित हो। वर्तमान समय में सामाजिक न्याय का विचार बहुत अधिक लोकप्रिय है और सामाजिक न्याय पर बल देने के कारण ही विश्व के करोड़ों लोगों द्वारा मार्क्सवाद या समाजवाद के अन्य किसी रूप को अपना लिया गया है। इस संबंध में श्री नेहरू ने एक बार यह कहा था कि लाखों करोड़ों लोगों के लिए मार्क्सवाद के प्रिय आकर्षण का स्रोत उसका वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, वरन सामाजिक न्याय के प्रति उसकी तत्परता है। अगला हम लोग देखेंगे आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का एक अंग है। कुछ लोग आर्थिक न्याय का तात्पर्य पूर्ण आर्थिक समानता से लेते हैं, किंतु वास्तव में इस प्रकार की स्थिति व्यवहार के अंतर्गत किसी भी रूप में संभव नहीं है। आर्थिक न्याय का तात्पर्य यह है कि संपत्ति संबंधी भेद इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि धन संपदा के आधार पर व्यक्ति के बीच विभेद की कोई दीवार खड़ी हो जाए और कुछ धनी मानी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों के श्रम का शोषण किया जाए या उनके जीवन पर अनुचित अधिकार स्थापित कर लिया जाए। इसमें यह बात भी निहित है कि पहले समाज के सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, उसके बाद ही किन्हीं व्यक्तियों द्वारा आरामदायक आवश्यकताओं या विलासिता की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को सीमित किया जाना आवश्यक है और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न्याय के ये विभिन्न प्रकार न्याय के विस्तृत अवधारणा को दर्शाते हैं और न्याय के इन विभिन्न आयामों या इसके विविध रूपों को विश्लेषण करने के बाद न्याय का एक संपूर्ण अवधारणा का स्पष्ट हो जाता है और यही न्याय की मुख्य अवधारणा है। धन्यवाद।